बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज करने जा रही है। हुकूमत किस किस्म की प्लानिंग कर रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एहतजाज क्यों ज़रूरी है? पार्टी के अंदर 2 मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, एक एहतजाज के हक में और दूसरा मुखालफत में। ये आवाज़ें किसकी हैं और एहतजाज अगर ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या मुमकिना नुकसान हो सकता है? अडयाला जेल से राब्ते मुनक़ता करने के बाद हुकूमत क्या गेम डाल रही है और अडयाला जेल जो पावर हाउस था, इस पावर हाउस की लाइन काट कर क्या हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हो सकेगी? व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आईनी पैकेज को लेकर हुकूमती मुसवदा मंजर-ए-आम पर आ गया। पाकिस्तान के अंदर फस्तायत और डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम यह आईनी मुसवदा है जिसे हुकूमत पास करवाने की तैयारी कर रही है, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया। और किस नुक्ते पर इनकार इस वक्त सामने आया, कामरान मुर्तजा क्या कह रहे हैं, और फिर व्यूअर्स इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मौकिफ है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उज़्मा खान और अलीमा खान दोनों बहनें अपने भाई इमरान खान के नक्शे कदम चलते हुए अडयाला जेल में कैद हो गई हैं। आज दोनों बहनों को एटीसी अदालत के जज ताहिर सप्रा के सामने पेश किया गया और हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये इस्तदा की गई कि दोनों बहनों का हमें जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। जज साहब ने ये सवाल किया कि आपको जिस्मानी रिमांड आप क्यों चाहिए? इस पर प्रोसिक्यूटर साहब ने यह मौकिफ अपनाया कि हमने बारूदी मवाद रिकवर करना है, हमने उस साजिश को बेनकाब करना है जिस साजिश के तहत ये बारूदी मवाद इस्तेमाल करना था। वो मुहर्रिकात क्या हैं, वो लोग कौन हैं, इनका हदफ क्या था और ये क्यों सब कुछ किया गया, अभी तफ्तीश हमारी नामुकम्मल है। ताहिर सप्रा साहब ने कहा कि आपको 1-1 घंटे का हिसाब देना पड़ेगा। आपने अब तक 7 दिनों के अंदर क्या तफ्तीश की और अदालत इससे जो आपके फैक्ट्स हैं इससे इत्तफाक नहीं करती, लिहाजा जुडिशल रिमांड हम दोनों बहनों का दे रहे हैं और फिर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। व्यूअर्स, आज जाते जाते ना अलीमा खान से सवाल किया कि मैडम आप क्या डटी हुई हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप हमारी छोड़ें, इस हुकूमत की तरफ देखें कि हमारी पाकिस्तान की आवाम के पास ना खाने के लिए रोटी नहीं है, ये भूख से मर रही है और इस्लामाबाद के शहर को फूलों से सजाया जा रहा है ताकि दुनिया को अपना भयानक चेहरा जो है वो छुपा कर दिखाया जाए और कॉस्मेटिक सर्जरी करके पाकिस्तान के हालात का मंजरनामा आप तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक तरफ इस्लामाबाद शहर में दुनिया को फूल दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि हर शहर के अंदर फस्तायत अपने अरूज पर है, एमएनएस को उठाया जा रहा है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, वफादारियां तब्दील करके नंबर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह हमारी मर्जी की जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कायम हो जाए। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये आईनी तरमीम और इमरान खान के हवाले से जो इस वक्त खदशात पाए जाते थे, इसके तनाजुर में 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया डी चौक में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हवाले से जी एक प्रोमो भी जारी कर चुकी है जिसमें तमाम जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं पूरे मुल्क को दावत दी गई कि 15 अक्टूबर को हर हाल में हमें डी चौक पहुंचना है और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। जब तक हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया नहीं जाता, इमरान खान के हवाले से जो हमारे खदशात हैं इन्हें दूर नहीं किया जाता और जिस तरह की पिछले 5 दिन से खबरें जेल जराए से बाहर आ रही हैं कि उन्हें चहलकदमी करने से रोक दिया गया, रोशनी और हवा जिस जगह उन्हें रखा गया, खान साहब ने कई दिन से रोशनी जो है वो नहीं देखी, अंधेरे में रखा गया, बिजली को काट दिया गया, मुकम्मल कैद तन्हाई में इस वक्त इमरान खान है, मुशक्ति को वापस ले लिया गया। ये तमाम खबरें जेल से आ रही हैं तो खदशात पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। व्यूअर्स, हमने जो लास्ट एहतजाज था डी चौक में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आरा देखी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़ी हुई आवाम भी बहुत हद तक जो है वो मायूस हुई और इस मायूसी का इजहार तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी अब लोग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इनका जी एक इजलास हुआ है जिसमें पूरे मुल्क से लोगों ने शिरकत की और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक्त 2 ग्रुप सामने आए हैं 15 अक्टूबर के एहतजाज को लेकर। मैंने आपको कल कहा था ना कि 15 अक्टूबर का एहतजाज और अली अमीन गंडापुर किसकी तरफ खड़े हैं, किसका साथ देंगे और क्या दोबारा मैदान में आएंगे, ये आपको पता लग जाएगा। और उस दिन जो वो रिफ्रेश होने के लिए केपी हाउस गए और फिर वापस नहीं आए,
ان تمام سوالوں کا بھی آپ کو جواب پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اب کیا وہ پارٹی قیادت کی بات سنیں گے یا پھر عمران خان کی اگلی کال کا انتظار کریں گے۔ آج جو اجلاس ہوا اس میں کیا کہا گیا، حماد اظہر، بیرسٹر سیف، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، اور کس نے کیا موقف اختیار کیا، میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ طور پہ مخالفت کر دی ہے، اور اس گروپ کے اندر بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں اور ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف بھی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا احتجاج 15 اکتوبر کو نہ کیا جائے اور ہم کے پی کے سے قافلہ دوبارہ لے کر اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کر سکتے، یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے۔ اب حماد اظہر صاحب اس سے پہلے بھی اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صرف موقع دیں اور میں آپ کو پنجاب سے اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ مارچ کر کے دکھاؤں گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو ویورز تو انہوں نے لاہور کے جلسے کے اندر بھی یہی بات کہی، اس سے پہلے اسلام آباد کے جلسے میں بھی یہ بات کہی کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم خود یہ احتجاج جو ہے اس کا رخ اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کی طرف آپ کو موڑ کے دکھائیں گے۔ لیکن بعد میں بیرسٹر گوہر میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اعلان تھا جس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو ہے وہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور علی امین گنڈا پور کا اس موقع پر کیا کہنا تھا کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل سے پتہ کروایا ہے اور اس کے بارے میں پائے جانے والے خدشات درست نہیں ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو خبریں آپ کو اس وقت مل رہی ہیں کہ عمران خان کی چہل قدمی پر پابندی لگا دی گئی، ان سے ان تمام سہولیات واپس لے لی گئی، مشقتی ان کو نہیں دیا گیا وہ بھی واپس لے لیا گیا، اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے اور بلکہ یہ صرف افواہوں کا بازار ہے، لہٰذا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب پابندی ختم ہوگی تو ہم جا کر خان صاحب سے آئندہ کی ہدایت جو ہے وہ لے لیں گے۔ اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے تاریخی جملہ کہا، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں، یعنی حماد اظہر نے پاکستان کی جو میجورٹی عوام ہے اس کی ترجمانی کس الفاظ میں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات اگر کروا دی جائے تو احتجاج مؤخر کر دیا جائے گا۔ آپ کے تو محسن نقوی کے ساتھ بڑے اچھے رابطے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے آپ کیوں درخواست نہیں کرتے؟ اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اتوار کو طلب کر لیا گیا، یعنی کل، اور اس میں یہ تمام فیصلے کیے جائیں گے کہ 15 اکتوبر کا احتجاج ہم نے کرنا ہے یا پھر اس احتجاج کو ہم مؤخر کریں گے۔ اور ویورز اس کے ساتھ ہی نورین خان کا بھی ایک بیان سامنے آ گیا اور وہ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں مل رہی ہیں اور بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات اور بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے 15 اکتوبر ڈی چوک کے احتجاج میں آپ تمام جو ہیں لوگ وہ پہنچے۔ اب دیکھیں اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو نورین خان کے بارے میں نہیں پتا، یہ حسان نیازی کی والدہ ہیں، اور اگر آپ ان کی گفتگو کو سنیں نا تو ماں کا بیٹا پچھلے 1.5 برس سے اگر جیل کے اندر ہو تو پریشانی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کی گفتگو سے کبھی بھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ یہ گھبرائی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، بلکہ پورے حوصلے کے ساتھ بھائی کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹے کے لیے وہ آپ کو عدالتوں کے اندر نظر آئیں گی۔ اور اب انہوں نے جو درخواست کی ہے پاکستان کی عوام سے کہ آپ تمام لوگ 15 اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک پہنچیں۔ اچھا، نورین خان، عظمیٰ خان اور علیمہ خان، مجھے کبھی بھی ان کے جذبات کے اوپر، ان کی جو انٹینشنز ہیں کبھی بھی شک نہیں ہوا اور نہ میں کر سکتا ہوں، چونکہ انہوں نے جو کچھ بھی قربانیاں دیں وہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے دی۔ اور میں جتنا موروثیت کے خلاف ساری عمر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنے خاندان کے اندر سے کسی کو نومینیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی عدم موجودگی میں پارٹی کو لیڈ کون کرے گا، چونکہ ان سے بہتر جو پارٹی اور ان کے خیالات کی ترجمانی خاندان کے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو نا نورین خان کا نہیں پتا تھا، لیکن جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے آپ کو ایک ایک کر کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی جس حوصلے کا مظاہرہ نورین خان نے کیا، آپ کو پاکستان کی دیگر جماعتوں کے اندر اور ان کے قائدین اور ان کے خاندانوں میں آپ کو ایسے حوصلے جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے یہاں پر؟ خاندان کے لوگوں کی انٹینشنز آپ کے سامنے ہیں کہ احتجاج کیا جائے۔ علیمہ خان راولپنڈی میں پہنچی، آپ کو یاد ہوگا لیاقت باغ میں وہ کھڑی تھی، لیکن علی امین گنڈا پور نہیں پہنچے۔ پھر وہ جو ڈی چوک ہے وہ خود وہاں پہ پہنچی اور علی امین گنڈا پور وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ اب پرابلم پتہ کیا آ رہی ہے؟ اڈیالہ ہاؤس نا جی جو ایک پاور ہاؤس تھا، اس کی تاریں کاٹ دی گئی، اور جو انفارمیشن چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، حکومت کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے،
पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की ऑपोजिशन करनी है, हुकूमत के सामने क्या मुतालबात रखे जाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये तमाम फैसले अडयाला जेल पावर हाउस से हो रहे थे। हुकूमत को जब ये पता चला कि खान साहब जो भी गुफ्तगू करते हैं इसका एक रिएक्शन आता है, तो क्यों ना हम तारें काट दें, ना इंफॉर्मेशन बाहर आएगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई लायामल तैयार कर सकेगी। अब पिछले 1.5 हफ्ते की अगर सियासत को आप देखें तो एक तयन करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अली मीन गंडापुर वहां पर पहुंचकर क्या करेंगे, धरना देंगे, एहतजाज को मौखर किया जाएगा, एहतजाज को प्रोलॉन्ग किया जाएगा, लेकिन किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया। और इसका नतीजा हमने ये देख लिया कि अली मीन गंडापुर जब केपी हाउस चले गए तो पीछे लोग थे और वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। यही मामला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं। अगर नौरीन खान ये कहती हैं कि एहतजाज आपने करना है, हमाद अजहर कहते हैं कि एहतजाज होगा, पहुंचे, और पार्टी के दीगर लोग ये कहते हैं कि एहतजाज होगा, जारी रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा जाता है कि हमने एहतजाज ख़त्म नहीं किया, एहतजाज की कॉल सिर्फ इमरान खान के कहने पर ख़त्म होगी। लेकिन दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और जितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। तो फिर लोग किस तरफ जाएंगे? ये कन्फ्यूजन उस दिन भी थी, ये कन्फ्यूजन आज भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर इसका कोई हल निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप आवाम की जो सपोर्ट है उसे खो बैठे और आवाम अगर आप कॉल दें और बाहर ना निकली कि यार इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, हम बाहर निकलते हैं और आगे से अली मीन गंडापुर भाग जाते हैं और बाकी लोग भी भाग जाते हैं, तो हम किसके सहारे बाहर निकलें? तो ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ से बड़ी यकसुई के साथ, और चाहे वो हुकूमत हो या उनके इत्तेहादी हो, मिलकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा कि पीटीआई ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी, ये आगे भी हो सकती थी। 15 को एहतजाज की कॉल मुल्क की सालमियत पर हमला है। इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए रियासत को पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाने होंगे। सारी सहूलतकारी अदलिया कर रही है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। अगर नोटिस नहीं लेंगे तो तारीख उन्हें याद रखेगी। फिर एहसन इकबाल साहब ये आए, उन्होंने कहा कि कराची में होने वाला हमला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल का एक ही राइटर है। दुश्मन पीटीआई को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और पीटीआई सी पैक फेज 2 के अमल को भी रोकना चाहती है। अब देखें जी, अगर ये वाकई सी पैक फेज 2 है तो कौम के साथ ये तमाम प्रोजेक्ट शेयर क्यों नहीं किए जाते? सी पैक किसने बंद किया ये भी कौम को बताए ना, कि वो कौन से जर्नल्स थे जिन्होंने, एहसन इकबाल साहब आपसे ही बेहतर कौन जानता है कि किसके कहने पर ये बंद हुआ। तो चाहे वो एहसन इकबाल साहब हो चाहे कोई और हो, इन्हें माजी में झांकना पड़ेगा। और मैंने कुछ दिन पहले वो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें जो बिलावल जरदारी साहब हैं उन्होंने इसी किस्म की धमकी दी, शहबाज शरीफ साहब ने इसी किस्म की धमकी दी कि तहरीक-ए-एतमाद जो है स्पीकर साहब करें, नहीं तो फिर हम ये इजलास जो है वो किसी सूरत नहीं होने देंगे और हम पार्लियामान के अंदर धरना दे देंगे। उस वक्त आपको पाकिस्तान की सालमियत का ख्याल नहीं आ रहा था? उस वक्त ये कौन सा हमला था? उस वक्त जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना कि कराची में हमला करने वालों में और इनमें कोई फर्क नहीं है, तो सरकार कराची में जो आज हमला हुआ और माजी में जिस किस्म के आप हमले करते रहे, आप में भी कोई फर्क नहीं है। और आपको ये भी खबर दें कि आईनी तरामीम का मुसद्दा मंजरेआम पर आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुसद्दे को तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर किया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में एक कंसेंसस पाया जाता है, लेकिन फजलुर रहमान ने हुकूमत का और उनके इत्तेहादियों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि आईनी अदालत की मुल्क के अंदर जरूरत नहीं है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी काम चलाया जा सकता है। अब हुकूमत की तरफ से ना जो पिछले 1 महीने से जो रीजनिंग पेश की जा रही है कि मुल्क के अंदर आईनी अदालत क्यों जरूरी है, वो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब देखिए केसेस का बहुत ज्यादा बर्डन है, पाकिस्तान की अदालतें बहुत सारा वक्त जो है अपना ज़ाया कर देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लिहाजा हम चाहते हैं कि 2 अदालतें हों, आम आदमी का केस एक अदालत में जाए और बाकी जो केसेस हैं यानी आईनी नौयत की जितनी भी पिटिशंस होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक नई अदालत में हम लेकर चले जाएं। जब चेक किया गया तो पता ये चला कि इनकी तादाद जहां पर पूरे पाकिस्तान के केसेस के मुकाबले में देखी जाए तो एक तरफ लाखों की तादाद में केसेस हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 200 आईनी पिटिशंस हैं जो मैक्सिमम इनकी तादाद है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती हैं। तो क्या 200 केसेस के लिए, 200 पिटीशंस के लिए आप एक नई अदालत बना सकते हैं? पाकिस्तान जैसा मुल्क जो गुर्बत पाकिस्तान के अंदर आम है, IMF के कर्जे पर हम चल रहे हैं, हमारा कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया, कितने हज़ार अरब इस कर्जे को
पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने लिया और इसमें इजाफा होगा, ये कम नहीं होगा। तो क्या हम एक नई अदालत बनाकर पाकिस्तान के ऊपर मजीद कर्जा जो है वो डालने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? तो इसका जवाब था नहीं। और यही बात फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से भी की गई कि 200 केसेस के लिए आप एक नई अदालत क्यों बनाएंगे? और जब एक नई अदालत बनती है ना जी, 5 उसके जजेस होंगे, फिर स्टाफ होगा, फिर प्रोटोकॉल होगा, फिर गाड़ियां होंगी, फिर एक बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, फिर इनकी पेंशन्स हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को एक जज जो है वो करोड़ों रुपए में पड़ेगा। तो क्या हम करोड़ों रुपए में एक जज लाकर अपनी ही जमहूरियत के खिलाफ फैसले करवाएंगे? तो जवाब है नहीं। फिर जो पाकिस्तान की मीडिया पर खबर रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक हुकूमत की आईनी तरमीम के 56 नकाती मुसद्दे पर पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बनाया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर भी वीडियो लिंक पर मौजूद थे। जराई बताते हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजलास में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी का शिकवा किया, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अभी आईनी तरमीम पर तजवीज़ दें, यह मामला बात का है। जराई बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी आईनी तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ कमेटी के इजलास में पेश की। आईनी तरमीम के मामले पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को दोबारा बुलाया गया है। चंद मेंबर्स तमाम जमातों के मुसद्दे इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट बनाएंगे। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसद्दों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटियां बना दी गई हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं और आप चाहते हैं कि आप इस ज़ैली कमेटी को जाकर इसकी प्रोसीडिंग को सुने, तो आप जाकर सुन सकते हैं। कोई भी जाकर जो है इस ज़ैली कमेटी के अंदर बैठ सकता है। अच्छा जी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन मैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी आपके सामने रख दूं ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि इस वक्त कौन किसके साथ खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ जमहूरी लोग किस किस्म की साजिश कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है कि जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। हुकूमत के 56 नकाती मुसद्दे के जवाब में 24 निकात पेश करते हुए कहा कि 200 से भी कम आईनी मुकदमात के लिए बड़े सेटअप की पाकिस्तान के अंदर कोई जरूरत नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको यह भी खबर दे दूं कि इस आईनी मुसद्दे के अंदर क्या कहा गया और क्या तजावीज सामने आई। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती मुसद्दे के निकात जो सामने आए, इनके मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। यानी मैं तो 5 जजेस की बात कर रहा था ना, पता ये चला कि जी 7 जजेस, यानी खर्चा इन्होंने मजीद बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस रुकन होंगे। ठीक है जी। हुकूमती मुसद्दे में तजवीज किया गया कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। यानी ये आपकी मर्जी है ना, हुकूमत आपकी है, आपने इससे फायदा लेना है। आपने कल वो फखर दुरानी की खबर सुन ली होगी कि पाकिस्तान के साबिक डीजी ISI जो थे उनके मुताबिक क्योंकि वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे तो इसलिए जल्दी लगी हुई थी कि जल्द से जल्द जो है वो एक तरमीम की जाए ताकि पाकिस्तान के साबिक डीजी ISI भी जो है वो इस बहती गंगा में हाथ धो सकें। तो यहां पर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इस बात का इंतज़ाम करेगा, इसका फैसला नहीं, इंतज़ाम करेगा कि इस मुल्क का अगला जो चीफ जस्टिस है आईनी अदालत का कौन सा हो। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, खान साहब को इस निज़ाम से और इस निज़ाम के ठेकेदारों से हमेशा ये गिला है और गिला रहेगा और ये पाकिस्तान की आवाम का भी है। और रास्ता यही है कि तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, तमाम ट्रिब्यूनल्स खुलें, फॉर्म 45 और 47 की हुकूमतों को परखा जाए, देखा जाए, थैले खुले जाएं, वोटों की दोबारा गिनती की जाए, निशानात चेक किए जाएं, दस्तखत किसके हैं उसको देखा जाए और फिर इस इलेक्शन का पहले फैसला किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें उन्हें वापस की जाएं। तो फिर जो वक्त का वज़ीर आज़म है वो क्या करेगा, वो यही करेगा ना कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बिठाएगा और वो ये कोशिश करेगा कि ये तमाम सब कुछ जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया जो खान साहब चाहते हैं ये ना हो। और अगर ये हो गया तो इनकी हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी और जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं उनका वही हाल होगा, बल्कि इससे बदतर होगा जो आज इमरान खान और उनकी जमात का कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे एक पूरी कोशिश है। फिर हुकूमती मुसद्दे में तजवीज़ किया गया कि वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगा, और जबकि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। और कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल्स का नुमाइंदा शामिल होगा। अब ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ना, ये भी एक तरह से ना किराए की काउंसिल है जहां पर आप इन्हें गाड़ियां दे दें, इनको वेलफेयर के नाम पर चंदा दे दें, ये फिर आप जो मर्जी करवाएं इनसे। तो ऐसी बार काउंसिल्स के पास क्या शफाफियत है कि वो पाकिस्तान की अदालत का फैसला कर सकें।
اب مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی عدالت کے ججز کی تقرری کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا جس کے سربراہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہوں گے اور کمیشن میں آئینی عدالت کے 5 سینئر ترین ججز مقرر ممبران ہوں گے۔ اس کے علاوہ صوبائی آئینی عدالتیں چیف جسٹس، صوبائی وزیر قانون اور بار کونسلز کے نمائندوں پر بھی مشتمل ہوگی۔ یعنی ساری کی ساری جو کہانی ہے یہ ان کے ہی ارد گرد گھومتی ہے اور ایجنڈا ان کا یہی ہے۔ پھر مجوزہ ترمیم کے مطابق جج کی اہلیت رکھنے والے کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیر اعظم معاملہ صدر کو بھجوائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے باقی ممبران کا تقرر صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے۔ چیف جسٹس اور ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم کو دیے جائیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت جج کی عمر 40 سال اور 3 سال عدالت اور 10 سال وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا۔ جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی اور کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ چاروں صوبائی آئینی عدالتوں کے فیصلے پر اپیل وفاقی عدالت میں ہو سکے گی۔ اب یہ جو ریفرنس والا معاملہ یہ بھی ختم کر رہے ہیں اور سارے اختیارات جو ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھنے جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ ڈکٹیٹرشپ، وہ کیسے کہ جو بھی فیصلہ آئینی عدالت سے آ گیا تو آپ اسے پاکستان کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ اور جو نظر ثانی کا جو پروسیجر ہے، قاضی صاحب تو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ نظر ثانی ہونی چاہیے، قانون نے حق دیا، تو اب یہ کیوں نہیں بول رہے؟ تو ویئرس گیم از آن، اور حکومت کسی طرح بھی آئینی ترمیم لا کر اپنے جو اس حکومت کو مضبوط کرنے کی آخری کوشش تک جو ہے وہ جائے گی، اور آخری کوشش یہ کر رہی ہے۔ آج ایک اور بھی انہونی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں، اور حیرت مجھے اس بات کے اوپر ہوئی کہ بلاول نے آج کچھ ٹویٹس کا ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور انہوں نے قائد اعظم کا ریفرنس دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ پروپوز دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ ان ڈیٹیل ان دا سب کمیٹی آن دا فیڈرل اسٹرکچر ایٹ دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لنڈن 1931 27 اکتوبر۔ یہ مولانا شوکت علی اور مولانا جو ان کے دوسرے بھائی تھے، یہ اس دور کی یہ بات کر رہے ہیں۔ 1931 اور 1932 میں یہ گول میز کانفرنسز جو ہیں وہ ہوئی تھی۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ بلاول کو کچھ پیس لکھا لکھایا کہیں سے مل گیا اور اس نے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا۔ مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہے کہ بلاول نے شاید پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھا نہیں ہے، اور اگر وہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھ لیتے تو شاید انہیں پتہ چل جاتا، اور جو انہوں نے ایک تاریخی قسم کی بونگی ماری ہے، شاید یہ تاریخی بونگی نہ مارتے۔ اور 1931 کے اندر پاکستان کی آزادی کی بات نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ 1931 کے اندر صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی۔ یہ سٹرگل جو ہے وہ 1940 میں شروع ہوتی ہے، لاہور سے قرارداد جو پاس کی گئی، قرارداد لاہور جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ملک کی کانسٹیٹیوشن کی بات ہونی تھی، ملک کے آئین کی بات ہونی تھی، اور ایک علیحدہ مملکت کی بات اس کے بعد شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کون سی فیڈریٹنگ یونٹس اور کون سی کانسٹیٹیوشن کی یہ بات کر رہے ہیں؟ سر اس وقت یہ کالونی تھی انڈیا، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے تو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ آپ تاریخ پڑھ لیں جا کر، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے انگریزوں کو بھگایا جائے، اور کانگریس اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کر کوششیں کر رہی تھی۔ جب قائد اعظم کو اور دیگر مسلم جو لیڈرز تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ گوروں کے جانے کے بعد انگریز یہاں سے جائے گا تو ہندو ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے، کیونکہ جو میجر پوسٹ تھی ان کے اوپر ہندو آپ کو نظر آتے۔ تو قائد اعظم اور تمام جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک علیحدہ مملکت کی بات اب کریں گے، اور یہ ٹو نیشن تھیوری سر کہاں سے آئی؟ تو میرا خیال ہے کہ انہیں تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اور جس طرح سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔